Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is contentment is the only real wealth. ये कोट जो है वो आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी-कभार इंडियन एक्सप्रेस में मंडे को इस तरह के कोट्स आते हैं जो यूपीएससी या एपीएससी पेपर 1 ऐसे पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एथिक्स में भी आते रहते हैं। इसीलिए सच टॉपिक डिस्कशंस आर यूजफुल फॉर जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो देखते हैं कि ये जो टॉपिक है कंटेंटमेंट इज द ओनली रियल वेल्थ, इसका क्या मतलब है, इसमें किन किन डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया जा सकता है। देखिए ये जो कोट है कंटेंटमेंट इज द ओनली रियल वेल्थ, अगर इसका शुद्ध हिंदी में या संस्कृत में मतलब निकालने की कोशिश की जाए तो इसके लिए एक श्लोक है, संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सुख है। तो जितना मिल गया, जितना हमारे जीवन में उपलब्धि हमने हासिल कर ली, उसको पा करके हमें खुश होने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसे ब्लाइंड रेस में दौड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुख अगर पाना है, रियल हैप्पीनेस इज इन कंटेंटमेंट। ये जो कोट है इट इज अट्रीब्यूटेड टू अल्फ्रेड नोबल, जिनके याद में तमाम नोबल प्राइजेस दिए जाते हैं। हमने सैटरडे की न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस किया कि 5 नोबल प्राइजेस अल्फ्रेड नोबल जी के विल के हिसाब से दी जाती हैं। तो ये कोट उन्होंने ही दिया है। इसका मतलब क्या है कि करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो कंटेंटमेंट मीन्स बीइंग सेटिस्फाइड विथ व्हाट वन हैज, जो भी मिला है हमें, जो भी परिस्थितियों के हिसाब से हमने अर्जित किया है, वी शुड ट्राई टू बी हैप्पी विद दैट, satisfied with that. We should try to find joy in the present circumstances rather than constantly striving for more. कुछ लोग हमेशा फ्यूचर में जीते हैं कि जब ऐसा कुछ हो जाएगा तभी मैं सेटिस्फाई होऊंगा, उसके पहले उनके जीवन में कोई चैन नहीं, कोई आराम नहीं। तो बस वो हमेशा भविष्य की तरफ देखते रहते हैं, बट इन दैट प्रोसेस दे मेक देयर प्रेजेंट वेरी पथेटिक। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इस कोट के हिसाब से सजेशन दिया जा रहा है। Inner peace and satisfaction holds value, more value than external material possession. आपने कितनी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके मन में शांति कितनी है, पीस या सेटिस्फैक्शन कितना है। That only, that inner contentment, संतोष will bring mental and emotional stability. Otherwise, constant chasing the new desires, ambitions, material goals will bring stress and anxiety only. तो इस कोट के हिसाब से बेसिक सा सजेशन है कि हमें सिंपल लिविंग पे फोकस करना चाहिए एंड वी मस्ट अप्रिशिएट व्हाट वी हैव बीन ब्लेस्ड विथ। जो भी हमें मिला है उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी डिजायर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पाने की जो इच्छा है, ये जो इच्छा है वो एंडलेस है, इसका कोई अंत है नहीं, तो उसके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। एंड कंटेंटमेंट यानी कि संतोष की भावना रखने से एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन आती है, जो हमें अटेन करने की या अप्रिशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बेसिकली ये अगर पूरा पूरा कोट देखा जाए तो वेल्थ का फिलॉसफिकल यानी कि जो रियल संपत्ति है, जिसको हम कहते हैं वेल्थ या संपत्ति, उसका फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा है कि वेल्थ इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मैटर, वेल्थ इज नॉट इन टर्म्स ऑफ बैंक बैलेंस और मटेरियल एक्यूमुलेशन। द रियल वेल्थ इज सेटिस्फैक्शन, पीस, दैट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रिचनेस। ऐसा इस कोट पे बताने की कोशिश की जा रही है। अब अगर इस बार का यूपीएससी मेंस जो 2024 में कंडक्ट कराया गया है, उसका ऐसे पेपर देखा जाए तो इससे मिलता जुलता एक टॉपिक पूछा गया था। सेक्शन ए में ये 4 टॉपिक्स पूछे गए थे एसए में, जिसमें से एक था देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। तो ये काफ़ी इससे जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और ये जो टॉपिक यूपीएससी में आया था, दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। दोनों में यही बात कही जा रही है कि हैप्पीनेस को हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए,
हमें हैप्पी होने की कोशिश करनी चाहिए। वो एक आर्ट है, वो एक स्किल है जो हमें डेवलप करना है कि हर एक परिस्थिति में हम खुश रहें। सो बोथ दीज आइडियाज सजेस्ट कांस्टेंट जॉय हमें फील करने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन हमें उसको अचीव करना, एक ऐसी फीलिंग कि हम एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाएंगे तभी जाकर के हम खुश होंगे। ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमें ये मिल जाएगी ये चीज, जैसे कि मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं एसीएस बन जाऊंगा, एपीएस बन जाऊंगा, या आईएएस बन जाऊंगा, या आईपीएस बन जाऊंगा, तभी जाकर के मुझे एक ऐसे स्टेट में मैं पहुंच पाऊंगा जहां मुझे लगातार जॉय बस अपने आप ही आता रहेगा, और उस स्टेज को अटेन करने के बाद मुझे कोई पीड़ा, कोई पेन नहीं होगा। बट दैट काइंड ऑफ थिंकिंग इज एन इल्यूजन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जॉय जो है वो मेंटल स्टेट है जो आप जब चाहें तब अपने लिए बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ पाने के बाद अपने आप देयर विल बी अ कांस्टेंट जॉय एंड यू विल रीच टू अ स्टेट वेयर देयर विल बी नो पेन एट ऑल, देन यू लिव इन एन इल्यूजनरी वर्ल्ड। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि वट एवर यू आर ब्लेस्ड विथ, one should be happy with it. Happiness is path. One should not try to attain something and then think कि after that only I will become happiness, or only after that I will become happy या attain happiness. So यही ये कोट भी कह रहा है कि happiness is path not destination. Happiness simply means living meaningfully. तो to be happy is to remain content with whatever we are having. इस तरीके से इन दोनों कोट को हम लोगों ने लिंक करने की कोशिश की है। कंटेंटमेंट इज द रियल वेल्थ, या हैप्पीनेस इज पाथ। हैप्पीनेस, देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज इटसेल्फ द पाथ। जो जिस भी करंट स्टेट में हम हैं, हमें उसी में खुश होने की कला आनी चाहिए। अब ये जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, ये दोनों ही कोट में जो आइडिया प्रपोज किया जा रहा है, कंटेंटमेंट इज द रियल वेल्थ, या देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इटसेल्फ इज पाथ। ये आइडिया जो है मॉडर्न अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, कंज्यूमरिस्ट अप्रोच की ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए चीज़ें खरीदना, कंज्यूमर माइंडसेट कि घर भी हो जाए, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, गोल ड्रिवन आउटकम कि जब तक मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं होगी, इतनी कामयाबी नहीं होगी, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट है, मॉडर्न माइंडसेट, जो करंट लाइफस्टाइल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अक्वायर कर रहे हैं, ये माइंडसेट इन आइडिया से अपोजिट जा रहे हैं। देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज इटसेल्फ अ पाथ, या कंटेंटमेंट इज द ओनली रियल वेल्थ। इस आइडिया से अपोजिट जा रहे हैं हमारे मॉडर्न लाइफ में एक्शंस। अब जो कोट हम डिस्कस कर रहे हैं, कंटेंटमेंट इज द ओनली रियल वेल्थ, इसको लेकर के कुछ फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन देखने की कोशिश करते हैं, अलग अलग फिलोसोफर्स ने इस बारे में क्या कहा है। तो अगर एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल के आइडियाज को देखा जाए, तो ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूडेमोनिया। यूडेमोनिया मीन्स गुड लाइफ, या लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो ही सेज कि लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस इज द वन विच इज अ लाइफ ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स वेयर यू do things that you must be doing, and as per Aristotle, a virtuous life is the one where we act in moderation. Anything excessive is bad. So if you practice a virtuous life which is guided by reasoning and morality, then you will attain happiness. यानी कि अगर सरल भाषा में देखा जाए तो अरिस्टोटल कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज योर मेंटल स्टेट। Happiness या contentment is mental state. If you do things in moderation, then you are leading a virtuous life, a good life, and that itself is bound to bring happiness. आप कोई भी चीज एक्सेसिव ना करें, चाहे वो पैसा कमाने की ही आपकी टेंडेंसी क्यों ना हो, चाहे वो आपको लग्जरी की ही टेंडेंसी क्यों ना हो, प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी ही क्यों ना हो, अगर आप हर एक काम मॉडरेशन में करते हैं, एक गोल्डन मीन को अटेन करते हैं, देन यू आर लीडिंग अ वर्चुअस लाइफ, एंड दैट लाइफ इटसेल्फ इज लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, यूडिमोनिया, गुड लाइफ। दिस इज व्हाट एरिस्टोटल सेड। सो दैट मीन्स ही इज forbidding we humans from taking a life of extreme.
from taking a goal oriented life and striving continuously for that. He asks us to hit the moderation and remain content, and that is real wealth, that is real happiness. And that is how we will be on the path of happiness rather than using happiness or using or taking any part to attain so called happiness. तो याद रखिए, कांस्टेंट जॉय या डिवॉइड ऑफ पेन एक ऐसा मेंटल स्टेट कभी आएगा कुछ अचीव करने के बाद, ये सोचना एक इल्यूजन है, इसमें ना पड़े। खुश रहना अपने आप में कला है और हर वक्त हम खुश रह सकते हैं, एक मेंटल स्टेट है अगर हम अपने आप को उस तरह से ट्रेन करें तो। और खुश रहने के लिए अरिस्टोटल कहते हैं कि वी नीड टू लीड अ वर्चुअस लाइफ, एंड वर्चुअस लाइफ इज द वन विच इज लाइफ ऑफ मॉडरेशन, अवॉइड एनीथिंग एक्सट्रीम। अगर गौतम बुद्ध का आपने 4 नोबल ट्रुथ जरूर पढ़ रखा होगा इंडियन हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में, तो गौतम बुद्ध के 4 नोबल ट्रुथ में से एक ट्रुथ तो ये भी है ना कि डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग। जो इनर कंटिन्यूअस डिजायर है टू अटेन मोर एंड मोर, to have more and more instinctive pleasure, that is the root cause of suffering. And cessation of suffering is nothing but happiness या contentment. So happiness comes from transcending this suffering, and that happiness can come only when we move beyond this desire. तो desire से हम ऊपर उठ जाएं तो suffering अपने आप हमारी खत्म हो जाएगी, and we will live a life of happiness या contentment. So Buddha also suggests mindful living. अगर जेएस मिल की फिलॉसफी देखी जाए, मैंने एथिक्स की क्लास में पढ़ाया है जेएस मिल के बारे में, एसए की क्लासेस में पढ़ाया है, पीएसआईआर की क्लास में भी पढ़ाया। आई होप जिन स्टूडेंट्स ने भी ये क्लासेस की हैं, इनमें से कोई भी ये क्लास की उनको याद होगा मिल का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे मिल कहते हैं इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड, आई एम सो सॉरी, इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी अ सोक्रेटस डिससैटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। तो बेसिकली मिल सेज कि वी शुड नॉट रन आफ्टर मटेरियलिस्टिक इंस्टिंक्टिव प्लेजर सीकिंग टेंडेंसीज। हम लोगों को एक मीनिंगफुल लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट जिसमें मेंटल पीस या स्टेबिलिटी है, उस लाइफ को जीने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज ट्रू ह्यूमन लाइफ। अदरवाइज तो पिग ऑल्सो इज द वे पिग इज हैप्पी इन अ मड पिट, सिमिलरली पिग माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं दे बिकम मोर एंड मोर हैप्पी बाय एक्यूमुलेशन मोर एंड मोर विथ एक्यूमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर वेल्थ, बट उस तरह का जीवन का कोई फायदा नहीं है। दैट काइंड ऑफ a sense of joy is temporary and it is going to bring long run suffering, क्योंकि ये जो पैसे का रेस है, ये रेस आप कभी भी पूरी तरह से नहीं जीत सकते। इट्स लाइक you are moving on a highway where you can overtake 1 or 2 person, but you cannot overtake everyone on that highway, because always there will be individuals ahead of you, and that will bring ultimately sense of dissatisfaction. So to be a human being is to search for intellectual well-being rather than material well-being, and in that sense only J.S. Mill said it is better to be a human being dissatisfied. ठीक है, आप मटेरियल वेलबींग आपकी थोड़ी सी कम भी हो, लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल आप सेटिस्फैक्शन को सीख करना चाह रहे हैं, देन यू आर अ ट्रू ह्यूमन। और वहां पे आप थोड़ा बहुत अगर परेशान भी हैं, आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं भी मिल रहे हैं, यू आर अ person who looks for intellectual satisfaction, you are a person of reasoning, and at that level you are dissatisfied, yet you are leading a life better than those human beings who are running only after money and instinctive pleasure of sex and all, उसके पीछे जो दौड़ रहे हैं उनसे you are leading a better life, ऐसा कहना है जेएस मिल का। तो ये सब फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू गिव वैलिडेशन टू दिस कोट, कंटेंटमेंट इज द ओनली रियल वेल्थ। लेकिन मैंने आपको पहले भी ऐसा बताया है कि अगर कोई ऐसे टॉपिक है तो उसके सिर्फ फेवर में जस्टिफिकेशन नहीं देना है, काउंटर जस्टिफिकेशन भी अगर आप दे सकते हैं तो देना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो एसे है वो ज़्यादा डायनेमिक हो जाएगा। तो अब थोड़े से काउंटर व्यू देखते हैं। कार्ल मार्क्स, अनदर ग्रेट फिलोसोफर, ही सेज कि हैप्पीनेस इज डीपली कनेक्टेड टू मटेरियल कंडीशन। तो जिन्होंने भी कार्ल मार्क्स पढ़ रखा है
उनको ये बात तो पता है कि कार्ल मार्क्स बिलीव इन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, मीन्स ही बिलीव्स कि मैटर, पैसा, वेल्थ, रिसोर्सेस आर एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कौन होल्ड कर रहा है, दैट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द सोसाइटी। और मटेरियल कंडीशन, कि आपकी मटेरियल वेलबींग कितनी अच्छी है, दैट इज डीपली कनेक्टेड टू हैप्पीनेस। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन से हैप्पीनेस नहीं आ सकता। He argued that without addressing the material needs of people, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रू सिक्योरिटी, जब तक उनको इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सेंस में ना मिले, तब तक हैप्पीनेस कैन नॉट बी अचीव्ड। मार्क्स का कहना है कि कैपिटलिस्ट क्लास अलग अलग नोशंस बनाते हैं, अलग अलग आइडियाज बनाते हैं कि संतोष इंसान को सीख करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर के हैप्पीनेस आता है। ये सब कैपिटलिस्ट क्लास बनाते हैं, ये सब आइडियाज, ताकि वर्कर क्लास जो है वो कभी भी अपने जेन्युइन इकोनॉमिक राइट्स का डिमांड ना कर पाए। वो वर्कर क्लास को प्रिवेंट करना चाहते हैं फ्रॉम द सेंस ऑफ इकोनॉमिक डेप्रिवेशन लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वर्कर क्लास का अगर ये सेंस ऑफ इकोनॉमिक डेप्रिवेशन या फ्रस्ट्रेशन बढ़ा तो दैट में लीड टू रिवॉल्यूशन, क्रांति कर देंगे वर्कर क्लास अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास। तो इकोनॉमिक्स क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं आपको सिखाता हूँ मार्क्स का एक बेसिक सा कोट, रिलीजन इज ओपीएम ऑफ मासेस, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आई होप आप लिंक कर पा रहे होंगे कि रिलीजन और इसके जैसे तमाम बाकी आइडिया जैसे कास्ट, रीजनलिज्म या इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज अ मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेप्ट एज पर मार्क्स। It has been manufactured by the capitalist class in order to keep the worker class away from realizing their true identity। और मार्क्स का कहना है कि ये कंटेंटमेंट एंड ऑल, कि कंटेंटमेंट, संतोष और ये सब बातें जो हैं, ये अगेन कैपिटलिस्ट क्लास ने सारी आइडियाज बनाए हैं ताकि वर्कर क्लास अपने इकोनॉमिक राइट्स को डिमांड ना करे, वो जितना है उसी में संतोष रखने की कोशिश करे। दिस इज द मेन इंटेंशन बिहाइंड द कैपिटलिस्ट क्लास creating and glorifying the concept of so-called contentment, because they don't want economic justice to prevail in the society. This is what Karl Marx has argued. उसके अलावा अगर लिबरल थिंकर्स जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, इन लोगों की बात मानी जाए, देखी जाए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वैसे तो लिबरलिज्म और मार्क्स का आइडिया जो मार्क्सिज्म है या साइंटिफिक सोशलिज्म, वैसे तो जनरली ये एक दूसरे से एंटी या अपोजिट आइडियाज माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बोथ सीम टू बी सजेस्टिंग द सेम आइडिया, राइट। देखते हैं क्या लिबरलिज्म ऑल्सो सेज कि वेल्थ क्रिएशन इज नेसेसरी, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन होगा तभी तो जाकर के पॉवर्टी दूर हो पाएगी। रिच लोग ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे एंड दे मस्ट रिमेन ट्रबल्ड फॉर क्रिएटिंग मोर एंड मोर वेल्थ। अगर सब लोग संतोष की बात करने लगेंगे कि अरे पैसा कमा के क्या करना है, मेहनत करके क्या करना है, देन हाउ वेल्थ विल बी क्रिएटेड इन सोसाइटी। इफ देयर इज नो वेल्थ क्रिएशन, देन हाउ वेल्थ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी, एंड विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हाउ पॉवर्टी कैन बी एड्रेस्ड। तो पॉवर्टी को दूर करने के लिए, ओवरऑल समाज में जनरल वेलबींग लाने के लिए, some people have to create wealth, and for that they need to remain goal oriented, material oriented. If everyone become this intellectual satisfied human and talks about contentment, then there will be no wealth creation, there will be no employment generation, and there will be in general material poverty in the society. जेरेमी बेंथम ने भी प्रॉफिट को इक्वेट किया है हैप्पीनेस से। Jeremy Bentham is a utilitarian thinker. He talks of utility. So for businessmen, he has said कि for them, for businessmen, profit is nothing but utility that will ultimately bring happiness to the businesses. तो यहाँ पे मार्क्स और लिबरल थिंकर्स कहीं ना कहीं वर्क एंड क्रिएशन ऑफ मटेरियल वेलबींग, पैसा, धन, दौलत, शोहरत बनाने की फेवर में बातें कर रहे हैं, ठीक है। मार्क्स बात करेगा उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और खासकर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट ऑल, उस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे लिबरल थिंकर्स। लिबरल थिंकर जो हैं वो पैसा, वेल्थ क्रिएशन को ग्लोरीफाई करेंगे, बट दे विल नॉट टॉक अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ इन द सोसाइटी, राइट। अब स्टोइक फिलोसोफर इपिक्टेटस ने कहा कि डोंट बिकम फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। और ये कोट जो है इट इज ऑफन इटरेटेड बाय अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर शाहरुख खान इन डिफरेंट इंटरव्यूज ऑफ हिज ओन।
And as a suggestion for the youngsters, he keep on saying this: don't become philosopher before you become rich. So you can write this in essay also. Epictetus का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, स्टोइक फिलोसोफर, और फिर शाहरुख खान का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। यंगस्टर्स को हमेशा वो सजेशन देते हैं कि आप फिलोसोफर बने जरूर, लेकिन नॉट बिफोर यू बिकम रिच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर मटेरियल वेलबींग। उसके लिए उनका एक वीडियो भी है कि भूख चैन सब त्याग दो, मतलब नींद चैन सब त्याग दो, खाना खाना भूल जाओ, बट वर्क एंड अर्न मनी, बिकम रिच, एंड देन यू go for more and more intellectual satisfaction, या become a philosopher kind of individual. There is a very famous character in the movie Wolf of Wall Street, Jordan Belfort. He says there is no nobility in poverty. This quote is often followed by youth in current time as their dictum, as a life teaching. There is no nobility in poverty. So one must become rich. Solve your problems by getting rich, he says. Again, this idea can be written there. अब कंक्लूजन में क्या लिखें इस तरह के कोट्स, इस तरह का कोट्स अगर एस्से में आ जाता है तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है। मैंने अपने हिसाब से कुछ आइडियाज इस आर्टिकल से लिए हैं, कुछ आइडियाज अपने तरफ से दिए हैं। मेरे हिसाब से कंक्लूजन कुछ ऐसा आना चाहिए कि द डिबेट ऑफ कंटेंटमेंट वर्सेस मटेरियल ओरिएंटेड लाइफ, ये डीपर एनालिसिस करने की जरूरत है इस डिबेट को लेकर के। एक तरफ संतोष की बात है जो भी महत्वपूर्ण है, बट एट द सेम टाइम दूसरी तरफ मटेरियल ओरिएंटेड लाइफ, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएशन की बात है, वो भी जरूरी है। जो एक्सपोनेंट्स हैं कंटेंटमेंट अप्रोच के, उस ये बात तो सही कह रहे हैं कि विदाउट इनर सेटिस्फैक्शन देयर इज नो पर्पस टू लाइफ, and the constant pursuit of material wealth is a never ending game, and ultimately it will bring frustration and disappointment, क्योंकि you will always end up comparing yourself to someone else who is better than you, and that will bring frustration. तो ये contentment approach वाले जो thinkers हैं उनकी बात भी सही है, बट उनके जो critics हैं उनके आर्गुमेंट में भी सब्सटेंस है। उनका कहना है कि अगर सब लोग कंटेंटमेंट की बात करेंगे तो दैट में लीड टू इनएक्टिविटी, इनर्सिया, फिर लगे करे क्या ही करना है काम करके, जो भी है बहुत है, क्यों मेहनत करनी है, और इससे समाज का मटेरियल प्रोग्रेस हिंडर होगा, डेवलपमेंट वेल्थ क्रिएशन हिंडर होगा, इंडिविजुअल लेवल पे पॉवर्टी बढ़ेगी, एंड दैट विल अल्टीमेटली प्रिवेल ओवर द सोसाइटी लेवल, द कंट्री कैन बिकम पुअरर। इनफैक्ट कुछ लोग तो इस लेवल तक गए हैं, उनका ये कहना है कि भारत जैसे देश में पॉवर्टी के पीछे बड़ा कारण ये है ही कि हम लोग बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गए वक्त से पहले। वी हैव ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल वेलबींग rather than material well-being, और वेस्टर्न सोसाइटीज इट हैज ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन material well-being बट नॉट इंटेलेक्चुअल well-being। तो हमारे बैकवर्डनेस पॉवर्टी के पीछे एक बड़ा कारण है कि ओवर एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्चुअल वेलबींग, तो कहीं ना कहीं वो भी ठीक नहीं है। That will bring ultimately material poverty, material backwardness. So solution, of course, it lies in balance. Solution, of course, lies in looking forward for material well-being, but not getting perturbed by it, not getting completely troubled for material satisfaction. उसके लिए you need to keep a balance in your life, or in order to maintain the balance, the concept of niskam karma या dispassionate action suggested by Lord Krishna in Bhagavad Gita, his suggestions to Arjun would be followed. निष्काम कर्म का जो टीचिंग है, अगर इसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो इससे हम इनएक्टिविटी से भी बच सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो डीजेनरेटेड माइंडसेट है ज्यादा मटेरियल एक्यूमुलेशन का, उससे भी बच सकते हैं। तो लॉर्ड कृष्ण की टीचिंग भागवत गीता में सॉन्ग ऑफ द गॉड फॉर अर्जुन, उसमें यही वो कह रहे हैं कि अपनी ड्यूटी कीजिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए। चाहे अगर आप एक बिजनेसमैन है तो ईमानदारी से बिजनेस कीजिए, आप चाहे एक ब्यूरोक्रेट है तो ईमानदारी से अपना काम करें। उससे आपको अगर प्रमोशन मिलता है तो उस प्रमोशन को लें, उससे ज़्यादा सैलरी मिलती है तो उसको भी ग्रेसफुली अडॉप्ट करें। बिजनेसमैन है तो ईमानदारी से बिजनेस करें, प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें, बिकॉज प्रॉफिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। बट जो आउटकम है in this Bhagavad Gita and his teaching of Niskam Karma, the Lord Krishna suggest कि work hard
and try to achieve success, including material success, not just intellectual success. But don't get emotionally connected with the outcome कि जब तक ये मुझे मिलेगा नहीं तब तक मैं आराम नहीं करूंगा, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए. Because the moment you connect yourself with the outcome, then you start getting troubled from within. Then the inner turbulence begins, and that does not allow contentment. So activity, material oriented life and contentment both could be balanced if we follow the philosophy of niskam karma. This is how I felt like such discussions could be concluded. Ki keep on working, keep on trying to achieve more and more in your life, but without succumbing to the attraction of the outcome. कि जब मुझे मिल जाएगा तब मैं इतना आराम करूंगा, इतना मजा आएगा, उसके बारे में सोचते रहने से क्या होता है कि इनर टर्बुलेंस आता है, फिर डर भी आता है कि अगर ये मिस हो गया, अगर मुझे नहीं मिला तो कितना दुख होगा. एंड दैट डज नॉट अलाउ यू टू लीड अ लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट. सो कंटेंटमेंट एंड मटेरियल वेलबींग बोथ कुड बी साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस्ड विद द फिलोसफी ऑफ निष्काम कर्म. तो ये जो पूरा डिस्कशन मैंने किया है, कंटेंटमेंट इज द ओनली रियल वेल्थ, मैंने इस कोट को सेंटर बना करके डिस्कस किया है. यूपीएससी में जो कोट आया था एसए पेपर में, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, इस पे आप आज एसए लिखने की कोशिश करें 500 से 600 वर्ड्स में. वैसे तो रियल एग्जाम में 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखना होता है, लेकिन आप 500 से 600 वर्ड्स में लिखें और सबमिट करें. हम लोग इसको चेक करके आपको फीडबैक देंगे कि कहाँ कहाँ पे और वैल्यू एडिशन किया जा सकता था. The next topic is about Nikshay Poshan Abhiyan. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 governance point of view, especially with respect to health. देखिए जो निक्षय पोषण अभियान या योजना है, it is associated with tuberculosis, TB. So tuberculosis is a bacterial disease caused by bacteria Mycobacterium tuberculosis. And it mainly affects lungs, लेकिन ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है. भारत में टीबी के केसेस दुनिया भर की तुलना में सबसे ज्यादा हैं. अकेले भारत में 25% से ज्यादा टीबी के केसेस हैं और हर साल लगभग 4 लाख से 5 लाख लोग भारत में टीबी के कारण मारे जाते हैं. बट इस आर्टिकल में सिर्फ 3 लाख ही लिखा है, तो मैंने यहाँ पे 3 लाख लिख करके दिया है कि मोर देन 3 लाख फैटिलिटी हैपेंस ड्यू टू टीबी एवरी ईयर. बट द फैक्ट इज द फैटिलिटी इज क्लोज टू 4 लाख टू 5 लाख एवरी ईयर. भारत सरकार ने एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है कि देश के अंदर से टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाएगा 2025 तक. और इसके लिए डॉट्स प्रोग्राम स्टार्ट किया भारत सरकार ने, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर विच फ्री मेडिसिन इज प्रोवाइडेड टू टीबी पेशेंट्स. लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये अपने टारगेट्स को अचीव करता हुआ नहीं दिख रहा है. इट हैज गॉट डाइवर्टेड अवे फ्रॉम द अटेनमेंट ऑफ इट्स फाइनल टारगेट. तो 2025 तक तो टीबी एलिमिनेट होता हुआ दिख नहीं रहा है. अभी भी टीबी के इंसिडेंसेस हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा है. डॉट्स प्रोग्राम के अंतर्गत जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो है आइसोनियाजेड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथैम्बुटॉल. नाम एक बार देख लेंगे प्रीलिम से पहले. हु नोस, इवन दे मे आस्क दीज क्वेश्चंस आल्सो अबाउट दीज 4 antibiotics given under DOTS program for National TB Elimination Program. अभी टीबी को लेकर के एक बात जो हमें जाननी चाहिए, जो आंसर राइटिंग में भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि टीबी और अंडर न्यूट्रिशन का एक दूसरे के साथ ऑर्गेनिक रिलेशन है. मतलब जो लोग भी माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं उन लोगों का टीबी से इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो अगर एवरेज टीबी पेशेंट देखा जाए इन इंडिया तो उसका वेट 43 kg है फॉर मेन एंड 38 kg फॉर वुमेन. यानी कि माल न्यूट्रिशन के शिकार वाले लोग ही टीबी के ज़्यादा शिकार बनते हैं. और एक बार जब टीबी हो जाता है तो फिर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है उस पेशेंट के अंदर. सो दिस इज हाउ टीबी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन लीड्स टू टीबी. और यही कारण है कि टीबी को या टीबी रिलेटेड केसेस को कम करने के लिए भारत सरकार ने अपार्ट फ्रॉम दिस डॉट्स प्रोग्राम एक और प्रोग्राम चलाया है, निक्षय पोषण योजना, जिसके अंतर्गत लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस की जाएगी. खासकर जो टीबी पेशेंट्स हैं
उनकी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टारगेट की जाएगी अंडर दिस निक्षय पोषण योजना, जहां टीबी पेशेंट्स को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है एवरी मंथ, ताकि वो उस पैसे से अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख पाएं, तभी जाकर के वो टीबी से पूरी तरह से इमर्ज हो पाएंगे। अदरवाइज डिस्पाइट दीज एंटीबायोटिक्स, पेशेंट्स ऑफ टीबी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इमर्ज आउट ऑफ टीबी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। उसके लिए चलाया गया है निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत हर एक टीबी पेशेंट को, चाहे वो कहीं भी इलाज करवा रहा हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहे पब्लिक हॉस्पिटल में, उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू मंथली 1,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है डायरेक्टली इनटू हिज और हर बैंक अकाउंट। उसके अलावा एडिशनली 3,000 रुपए दिए जाते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द डायग्नोसिस। जैसे ही आपको टीबी अगर हो गया, मान लीजिए भगवान ना करे, तो सरकार आपको स्टार्टिंग में ही 3,000 रुपए देगी एट द बिगिनिंग ऑफ द डायग्नोसिस ओनली, और उसके बाद पूरे ट्रीटमेंट के दौरान मंथली 1,000 रुपए का मॉनेटरी बेनिफिट आएगा अकाउंट में, एज लॉन्ग एज द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इज गोइंग ऑन अंडर निक्षय पोषण योजना, ताकि टीबी पेशेंट्स अपने माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम का एड्रेस कर पाएं, तभी जाकर के वो टीबी से पूरी तरह से इमर्ज हो पाएंगे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट काला जार elimination certificate. This topic is important from our syllabus GS paper 2 science and technology point of view, especially with respect to health segment. तो काला जार एक पैरासाइटिक डिजीज है caused by this leishmania parasite. एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, मतलब ज्यादातर जो ट्रॉपिकल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको ये इम्पैक्ट करता है। नेग्लेक्टेड डिजीज इसलिए है क्योंकि पुअर कंट्रीज के लोगों को इम्पैक्ट करता है, और इसी कारण से जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इन बीमारियों की दवाइयां निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती हैं, सिंस इट इम्पैक्ट्स मेनली पुअर कंट्रीज हुज परचेजिंग पावर इज लेस, और इस कारण से इन बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता, मेडिसिन नहीं डेवलप होते, इसीलिए ऐसी बीमारियों का आ जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। उसमें आते हैं मलेरिया, फिलेरिया, उसी में आता है काला जार। तो तमाम वो डिजीज जो ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में प्रिवेल करते हैं, और गरीब देशों को इंक्लूडिंग अफ्रीका, एशिया जैसे के गरीब देशों को इम्पैक्ट करते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रही हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियां, ऐसी बीमारियों का आ जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। उसी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आता है काला जार, विच इज अ पैरासाइटिक डिजीज। इट इज मेनली कॉज्ड या ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज। तो ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जिसमें होता क्या है कि एक इन्फेक्टेड इंसान को ये सैंड फ्लाई बाइट करता है तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर ये दूसरे हेल्दी इंसान को अगर बाइट करे तो फिर वो हेल्दी इंसान भी काला जार पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो सकता है। और ये जो काला जार पैरासाइट है, इट मेनली अफेक्ट्स स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसको इस नाम से जाना जाता है। ये जो सिस्टम्स हैं, स्प्लीन, लीवर या बोन मैरो सिस्टम, इट इज नोन बाय द नेम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो पीटी के पर्सपेक्टिव से एक बार ये देख लीजिएगा। तो दिस पैरासाइट, काला जार पैरासाइट, मेनली इन्फेक्ट्स दिस पर्टिकुलर सिस्टम विच इंक्लूड्स स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो। अगर काला जार के केस में अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फर्टिलिटी रेट इज अबाउट 95%। न्यूज क्या है कि भारत ने हाल फिलहाल में काला जार एलिमिनेशन अटेन कर लिया है। तो वी हैव अचीव द थ्रेशोल्ड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ काला जार। ध्यान रहे, एलिमिनेशन के लिए जो क्राइटेरिया है, आप तब कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर ये बीमारी एलिमिनेट हो चुकी है जब हर एक 10,000 में उस बीमारी का जो केस है वो एक या उससे कम हो। एलिमिनेशन के लिए वो बीमारी पूरी तरह से देश में खत्म हो जाए जरूरी नहीं है, बट अ कंट्री इफ इज एबल टू कीप द नंबर ऑफ केस 1 in 10,000 or below for 2 consecutive years, then the country can say कि that particular disease has been eliminated। जो भारत ने काला जार को लेकर के अटेन कर लिया, पिछले 2 सालों से लगातार 10,000 में एक या उससे कम ही केसेस हैं काला जार के, और इसीलिए भारत अब WHO में अप्लाई करेगा इन ऑर्डर टू गेट सर्टिफिकेशन ऑफ काला जार एलिमिनेशन। दिस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about agricultural household in India on the rise. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड होता क्या है, पहले ये समझिए।
हर एक वो हाउस होल्ड जो मंथली 5,000, आई एम सो सॉरी, एनुअली 5,000 या उससे ज्यादा अर्न करता है फ्रॉम फार्मिंग या रिलेटेड एक्टिविटीज, उसको कहा जाएगा एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड दैट अर्न्स ओवर 5,000 एनुअली फ्रॉम फार्मिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज। तो अब हाल फिलहाल में नाबार्ड ने ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे कराई अप टू ईयर 2021-22, जिसमें उसने पाया कि नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल रूरल हाउस होल्ड हैज इंक्रीज्ड विथ टाइम। साल 2016-17 की तुलना में 2021-22 में नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल रूरल हाउस होल्ड हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया। तो जो नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स लगातार हमारे देश के अंदर गिर रहे थे, दे हैव अगेन स्टार्टेड राइजिंग पोस्ट 2016-17। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राइज हुआ है। असम की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स इन असम इन रूरल एरियाज, परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स विथ रेस्पेक्ट टू ओवरऑल रूरल हाउस होल्ड्स, अगर असम के अंदर बात की जाए तो 2016-17 में 47% थे, विच हैज इंक्रीज टू 67% इन 2021-22। और वैसे ही पूरे भारत भर में राइज देखने को मिला है। अगर ओवरऑल भारत में बात की जाए तो नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स in rural areas where 48% in 2016-17, it has increased to 57% in 2021-22। और ये एक ट्रेंड देखने को मिला कि नियरली ऑल इंडियन स्टेट्स हैव सीन एन इंक्रीज इन द हाउस होल्ड्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। 2016-17 की तुलना में 2021-22 में सारे स्टेट्स में एग्रीकल्चरल रूरल हाउस होल्ड्स का प्रोपोर्शन बढ़ा है। साथ ही साथ द इनकम फॉर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड ऑल्सो हैज बिन हाइयर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स। तो एवरेज इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स in rural area has been 13,661, while average income for non-agricultural rural household has been 12,557 rupees. क्या कारण है बिहाइंड दिस रिवर्सल इन द ट्रेंड? अदरवाइज तो लगातार परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल रूरल हाउस होल्ड गिर रहा था इन रूरल एरिया, बट ये रिवर्स क्यों हुआ है साल 2016-17 के बाद से? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन लगे तो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे लॉकडाउन लगे, बट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मोस्टली वे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच लॉकडाउन्स। तो मेनी पीपल अगेन मूव्ड बैक फ्रॉम अर्बन एरियाज टू देयर रूरल areas and they engage into agricultural activities, और तब से they have been mostly engaged into that agricultural activity only, and that is the reason behind reversal in the trend. So agriculture became a refuge during the lockdown which was largely exempted from the restrictions. That is biggest reason 2019-20 में ये रिवर्सल सबसे ज्यादा हुआ है। उसका लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अदर सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में। उसके अलावा पिछले जो 2021-22 की अगर बात की जाए, जहां पे हमने पीक देखा एग्रीकल्चरल रूरल हाउस होल्ड का इन रूरल एरियाज, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि पिछले 4 सालों से मानसून भी अच्छा हो रहा था, तो एग्रीकल्चरल ईल्ड बढ़ रहा था लगातार, एंड दैट इज व्हाई मोर एंड मोर पीपल वेयर इंटाइज्ड टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब ये जो डेटा है ना, आपको लग रहा होगा कि ठीक है तो है, बट जीएस पेपर 3 के आंसर लिखते वक्त जैसे इंडियन एग्रीकल्चर हमारा सिलेबस में है, उसको रिलेटेड 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो ये सब डेटा जो है मेंस के टाइम में काफी काम आएगा। अभी मैंने आपको बता करके छोड़ दिया, मेंस के पहले सब एक्यूमुलेट करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा या तमाम एमएसएमई से रिलेटेड डेटा ये सब मैं आपको दूंगा, तो मेंस के टाइम में काफी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मिशन वसुंधरा 3.0। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मिशन वसुंधरा भारत असम सरकार, आई एम सो सॉरी, इसने लॉन्च किया था 2022 में। इसका मेन मकसद था लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को टाइम बॉन्ड फैशन में रिजॉल्व करना। तो मिशन वसुंधरा 1.0 यानी कि फर्स्ट form of Mission Vasundhara was launched in 2022 only। फिर इसको अपग्रेडेड वर्जन इसका लॉन्च किया गया उसी साल नवंबर 2022 में। इसको कहा गया मिशन वसुंधरा 2.0, जिसमें अपार्ट फ्रॉम रिजॉल्विंग लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स, लैंड राइट्स ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज ST, SC, OBC एंड MOBC
communities were also identified. So about 1.6 lakh beneficiaries were given offer of settlement. Offer of settlement मतलब उनको land rights दिए गए, पट्टा rights दिए गए belonging from these communities. लेकिन इन कम्युनिटीज को लैंड राइट्स क्लेम करने के लिए प्रूव करना था कि दे वर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर लास्ट 3 जनरेशंस. ये कैटेगरी, ये क्राइटेरिया लगाया गया फॉर क्लेमिंग लैंड राइट्स. अब इस 3 जनरेशन वाले क्राइटेरिया के कारण कई सारे जो टी ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, दे सफर्ड बिकॉज दे कुड नॉट प्रूव देयर सेटलमेंट फॉर 3 जनरेशंस और मोर. तो फिर इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लाया गया मिशन वसुंधरा 3.0, वेयर फॉर टी ट्राइब एंड आदिवासी कम्युनिटी प्लस गोरखा कम्युनिटी के लिए लैंड राइट्स क्लेम करने के लिए, पट्टा राइट्स क्लेम करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 में ये जो 3 जनरेशन वाला क्राइटेरिया है इसको वेव ऑफ किया गया. SC ST आदिवासी टी ट्राइब्स एंड गोरखास नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव 3 जनरेशन एंसेस्ट्री इन मिशन वसुंधरा 3.0. तो मिशन वसुंधरा 3.0 का अनाउंसमेंट किया गया था इस साल के बजट में ही, असम बजट में ही. अब न्यूज़ यही है कि मिशन वसुंधरा 3.0 को फाइनली हमारे सीएम साहब ने इनरोल कर दिया है, अप्लाई कर दिया है 20 अक्टूबर को. एंड अपार्ट फ्रॉम लैंड राइट्स क्लेम फॉर टी, आदिवासी एंड गोरखा कम्युनिटी, अदर services have been also included under mission vasundhara 3.0. review of mission vasundhara 2.0 cases pending, उनको रिव्यू किया जाएगा, टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व किया जाएगा. एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड पट्टा राइट्स, डिजिटल डेटा मेंटेन किया जाएगा. वन टाइम कन्वर्जन ऑफ टी ग्रांट लैंड टू पीरियोडिक पट्टा. इस तरीके से सम न्यू services also have been added under mission vasundhara apart from giving land right entitlements to certain communities. नोबेल प्राइज पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, उसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है. मनी मल्टीप्लायर विल इंक्रीज मोर एंड मोर विथ बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल. एंड ये क्वेश्चन मुझसे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था. मेरा हौंचा चोंगबा फेस्टिवल में लिखना यहाँ पे मुझसे मिस हो गया था गलती से. पूरा सवाल ऐसा कुछ होगा. Correct answer would be both. Both statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.